is the continuation of the chapter Criminal Justice System. So the topic is first information report. Here we can see that these are the copy of the first information report, or this is the filled copy of the first information report. So let's begin the topic. It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigation into a क्राइम। जैसे ही एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होता है, पुलिस की ड्यूटी शुरू होती है उस क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर। हमारा कानून यह कहता है कि पुलिस स्टेशन का जो भी इंचार्ज होता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वह एफआईआर रजिस्टर करे whenever a person gives information about a cognizable offense। जब भी कोई व्यक्ति उसे किसी cognizable offense के बारे में सूचित करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस इंचार्ज को यह बहुत ही आवश्यक होता है कि वह उसका एफआईआर दर्ज करे। Here one word is mentioned, cognizable। Cognizable, this word is used for the offense or the criminal offense। For this, any person can be arrested without inform to the court। cognizable offense में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है उस क्राइम के लिए, और इसमें कोर्ट को सूचित किए बिना ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस इधर ओरली और इन राइटिंग। और ये इंफॉर्मेशन पुलिस को ओरली या राइटिंग में भी दिया जा सकता है। द एफआईआर यूजुअली मेंशंस द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। एफआईआर में सामान्यतः समय, डेट, टाइम और प्लेस भी मेंशन रहता है। डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स। और इसमें सभी बेसिक फैक्ट भी मेंशन रहने के साथ साथ इसके सारे डिटेल्स, ऑफेंस के डिटेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, और घटना के बारे में पूरी जानकारी रहती है। इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मेंशन। अगर व्यक्ति को जानकारी है तो वो एक्यूज्ड पर्सन की आइडेंटिटी तथा वहाँ अगर कोई विटनेस है तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, या एफआईआर में यह मेंशन रहता है। द एफआईआर ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लाइंट। इस एफआईआर में जो भी शिकायतकर्ता या कंप्लाइंट होते हैं उसका नाम और एड्रेस भी मेंशन होता है। देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर एन एफआईआर एंड इट इज अ साइन बाय द कंप्लाइंट। सो एफआईआर का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है और इस फॉर्म में एक तरफ कंप्लाइंट का भी साइन होता है। द कंप्लाइंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। और कंप्लाइंट का यह वैधानिक अधिकार है कि उसे एफआईआर की एक कॉपी पुलिस द्वारा दी जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या है? फॉर टू नो मोर अबाउट द फेयर ट्रायल वी शुड read the story of this chapter। There is a storyboard mentioned in this chapter। In the above topic we read about that the state versus शांति हेम्ब्रम। तो हमने इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ा था इस चैप्टर में ये मेंशन है, इसका एक स्टोरी दिया हुआ है। सो बिकॉज द फेयर ट्रायल इट इज़ co-related to the case of the शांति हेम्ब्रम, दैट्स वाई यू शुड नो द स्टोरी। सो मैं स्टोरी आपको संक्षेप में बताती हूँ। हियर मिस्टर और मिसेस शिंदे के घर में एक गोल्ड चेन की चोरी हो जाती है और यहाँ सस्पेक्ट जो है मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है अपने घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट शांति पर डाउट करते हैं, और उनका यह डाउट तब क्लियर हो जाता है जब वे शांति के ट्रंक की तलाशी लेते हैं और उसमें से एक एनवेलप मिलता है जिसमें 10,000 रुपीज़ होते हैं। और फैमिली जो है वो पुलिस को बुलाती है और
पुलिस शांति को अरेस्ट करती है तथा एविडेंस के तौर पे वो 10,000 का एनवेलप भी अपने पास रख लेती है। शांति का जबकि शांति ये बोलती है कि ये उसकी बहुत ही हार्ड अर्नड मनी है जिसे उसने बहुत मेहनत से कमाया है, लेकिन पुलिस यह मानने को तैयार नहीं होती और फैमिली मेम्बर भी मिसेस शिंदे भी इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस कारण शांति को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। दूसरे दिन शांति का भाई सुशील आता है, जबकि पहले भी शांति कहती है कि ये जो पैसे हैं वो उसने और उसके भाई सुशील के मेहनत के पैसे हैं। जब सुशील पुलिस स्टेशन आता है तो एसआई उसे बोलता है, हियर वी कैन सी द शांति's brother arrives and pleads with SI Rao to release Shanti. But what he said? But she has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to court and get a bail order. वो उसे बेल ऑर्डर लाने के लिए कहता है क्योंकि उसे चोरी के जुर्म में जेल में डाला गया है। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर? तो यहाँ सुशील बोलता है कि उसे उतने पैसे उसके पास नहीं हैं कि वो किसी लॉयर को हायर कर सकता है। और इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि शांति को जेल हो जाती है। द पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति. और शांति को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और शांति को चार्जशीट की कॉपी तथा विटनेस के स्टेटमेंट की एक कॉपी दी जाती है. शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट. शांति ये बताती है कि उसके पास कोई वकील नहीं है उसे डिफेंड करने के लिए, इस फॉल्स केस में डिफेंड करने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है. The magistrate appoints Advocate Kamla Roy as Shanti's defense lawyer at the government expense. तब मैजिस्ट्रेट कमला रॉय को शांति के डिफेंस लॉयर के रूप में नियुक्त करता है गवर्नमेंट के खर्चे पे. हियर वी शुड रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वो किसी वकील द्वारा डिफेंड किया जाए. आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी. आर्टिकल 39A यह मेंशन करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉवर्टी या किसी दूसरी डिसेबिलिटीज़ के कारण वकील रखने में सक्षम नहीं है तो यह स्टेट का ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति को अपने खर्चे पे, स्टेट अपने खर्चे पर उसे वकील प्रोवाइड करवाएगा. तो यही कारण था कि आर्टिकल 39A हम यहाँ देखते हैं कि शांति वकील अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे स्टेट द्वारा एक वकील प्रोवाइड कराया जाता है जिसका नाम कमला रॉय है. तो यहाँ कोर्ट में ट्रायल होता है और इस कोर्ट में हम यहाँ देखते हैं कि जो डिफेंस लॉयर है, जो शांति का लॉयर है, वो लोग क्रॉस एग्जामिन होता है. दो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर दोनों क्रॉस एग्जामिन करते हैं और क्रॉस एग्जामिन के बाद ये अंत में ये पता चलता है कि एक ग्रुप है, ये लड़कों का कुछ ग्रुप है जो कि चोरी करने का काम करता है और इसी ग्रुप ने मिस्टर और मिसेस शिंदे के यहाँ चोरी की थी और चोरी के सामान के साथ साथ मिस्टर और मिसेस शिंदे का गोल्ड चेन भी प्राप्त हो जाता है. और इस तरह से सारे एविडेंस को ध्यान में रखते हुए जो जजमेंट आता है वो शांति के पक्ष में आता है तथा उसे फ्री कर दिया जाता है. शांति पर कोई दोष प्रूव नहीं होता है. तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट द फ्री ट्रायल एंड fair trial, and this fair trial is correlated with the case of the शांति. तो यहाँ ये जो फेयर ट्रायल है यह शांति के केस से कोरिलेट होता है
किसी भी फेयर ट्रायल के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट इट शुड बी हेल्ड इन द ओपन कोर्ट, कि यह ओपन कोर्ट में इसे यह ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए इन पब्लिक व्यू, लोगों की उपस्थिति में। तथा हमारा जो आर्टिकल 21 है, व्हाट इट स्टेट, आर्टिकल 21 स्टेट द राइट टू लाइफ है। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। आर्टिकल 21 स्टेट्स of the constitution that guarantee the right to life state that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. तो आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को डिफेंड किए जाने का अधिकार मिलना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के लिबर्टी को तभी ही लिया जा लिबर्टी को तभी भी स्टेट के द्वारा लिया जा सकता है जबकि कोई बहुत ही रीजनेबल और कानूनी रीजनेबल कारण हो, या और उसे वैधानिक तरीके से ही लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं लिया जा सकता है। और यह आर्टिकल 21 इंश्योर करता है कि व्यक्ति के अधिकारों को फेयर ट्रायल, सो आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल को इंश्योर करता है। सो यहाँ हमने देखा कि फेयर ट्रायल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज द इट शुड बी हेल्ड इन द ओपन कोर्ट इन अ पब्लिक व्यू। तो हमने देखा कि शांति का जो केस है वो पब्लिक व्यू में और ओपन कोर्ट में, इसे ओपन कोर्ट में ही इस केस की सुनवाई की गई। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स, उसका ब्रदर भी इस कोर्ट हियरिंग को अटेंड कर सकता था। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड शांति, और यह जो ट्रायल था यह एक्यूज जो शांति जो कि एक्यूज थी इस केस की, उसके प्रेजेंस में किया गया। डिफेंडेड बाय एंड शांति वाज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, शांति को एक वकील के द्वारा डिफेंड भी किया गया, जो कि एडवोकेट रॉय थी। एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस, साथ ही साथ जो डिफेंस लॉयर थी उनको यह अधिकार दिया गया कि वो सभी प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके, और साथ ही साथ एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांतिज डिफेंस, और शांति के डिफेंस में वो अपने विटनेस भी प्रेजेंट कर सकती थी। तो ये सभी जो है फ्री ट्रायल के लिए नॉर्म्स हैं, और दीज नॉर्म्स इन सभी नॉर्म को यहाँ पर पालन किया गया है शांति के केस में भी। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट, और इन सभी ट्रायल के बाद जज के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये जितने भी एविडेंस होते हैं विटनेस या एविडेंस के आधार पर ही जज अपना कोई जजमेंट सुनाता है, और कानून के नियमों के अंतर्गत। जज डिड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट शांति वाज द थेफ्ट, और जज जो है वो डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकता है। जब भी जज को जजमेंट करना होता है ही शुड डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, वो अपना डिसीजन या जजमेंट तभी सुना सकता है जबकि उस सारी एविडेंस को अच्छी तरह से जांचता परखता और सुनता है, उसके बाद ही जज का यह डिसीजन आता है। द जज शुड बी इम्पार्शियल, वो इम्पार्शियल होता है। एंड इन दिस केस, इन द केस ऑफ द शांति और इन द केस ऑफ द स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम, लास्टली हमने यहाँ देखा कि एक ग्रुप पकड़ा जाता है जो कि ये गोल्ड की ज्वेलरी की चोरी करता था, और उसी के पास ये मिस्टर और मिसेस शिंदे का गोल्ड चेन मिलता है, जिससे और इन सभी एविडेंस को देखकर जज ने शांति को फ्री किया। हियर शांति वाज हियर द जज सेट शांति फ्री, शांति को फ्री किया गया। इट्स शांति केस जस्टिस वाज टोटली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन अ फेयर ट्रायल,
और यहाँ हमने देखा कि शांति को बिल्कुल फेयर ट्रायल दिया गया है। सो वंस अगेन जो भी नॉर्म्स थे फेयर ट्रायल के लिए, दैट इट शुड बी हेल्ड इन द ओपन कोर्ट, और उसे एक डिफेंस लॉयर मिला, साथ ही साथ वहाँ पब्लिक व्यू में ये होता है। इसके साथ सुशील और शांति भी उस ट्रायल के समय प्रेजेंट थे। ये सेक्रेटली किसी दूसरी जगह पर ये सभी नहीं किया गया है। और डिफेंस लॉयर को क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ अपने विटनेस को भी प्रेजेंट करने का अधिकार दिया गया। और जज ने सारे एविडेंस के आधार पर अपना जजमेंट दिया। तो ये दीज आर द नॉर्म्स ऑफ द फेयर ट्रायल, और इन सभी इस फेयर ट्रायल के नॉर्म को शांति के केस में भी हमने देखा कि पूरा किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट all of the process that we have discussed in this chapter about carry out their role in a proper manner. So हमारा संविधान कहता है कि जितने भी पर्सन्स इस चैप्टर में उल्लेख किए गए हैं, चाहे वो पुलिस हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, डिफेंस लॉयर है या जज, उन सभी को अपने कार्यों को प्रॉपर मैनर में करने चाहिए। And what this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religion and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट या जेंडर से बिलोंग करता हो, यदि वो एक्यूज है तो सभी को फेयर ट्रायल का अधिकार मिलना चाहिए। Now the chapter is completed. So thanks for watching my videos.